बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है पर्यावरण की परिभाषा, दूसरा है पर्यावरण के कार्य, तीसरा भारत की पर्यावरण स्थिति, चौथा धारणी विकास का अर्थ और पांचवा है धारणी विकास की रणनीतियाँ। चलिए, अब हम पहले पढ़ेंगे पर्यावरण की परिभाषा। आप लोग सभी जानते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, है ना? पता होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण, है ना? इसका मतलब हमारे चारों ओर के वातावरण पर्यावरण कहलाता है। हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। पर्यावरण में वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना? अब जैविक तत्व कौन से होंगे? पशु, पक्षी, पौधे, वन, मत्स्य। मत्स्य मतलब मछलियां आदि। फिर दूसरा होता है अजैविक तत्व। अजैविक तत्व में क्या होगा? हवा, पानी, भूमि, चट्टान और सूर्य की किरण। इस प्रकार जो होता है पर्यावरण के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पर्यावरण के कार्य, ना? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक बार हम इसको फिर यहाँ पे रिपीट करते हैं, है ना? पर्यावरण के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। सबसे पहला संसाधनों की पूर्ति, दूसरा अवशेष है ना? वो अवशेष लिखा है, अवशेष लिखा, अवशेष को समाहित करना। तीसरा है जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करना। चौथा है सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करना, जैसे कोई सुंदर दृश्य। चलिए, अब हम आते हैं पहले पॉइंट में, संसाधन की पूर्ति, है ना? तो पर्यावरण क्या करता है? संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं, है ना? अब आप लोग जानते होंगे नवीकरणीय साधन क्या है और गैर नवीकरणीय साधन, है ना? फिर होते हैं, फिर नवीकरणीय योग्य साधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना हम कर सकते हैं, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है ना? उसमें क्या करते हैं हम? संसाधन एक के बाद उसकी पूर्ति करते चले जाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में हम बता सकते हैं, वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां हैं, है ना? पेड़ कैसे बार बार लगा सकते हैं और समुद्र में मछलियां हम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी ओर गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन है जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, है ना? गैर नवीनीकरण जिसे हम फिर से नहीं बना सकते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोलेंगे इसके? जीवाश्म ईंधन, ठीक है? अब हम दूसरा लेते हैं, अवशेष को समाहित करना, है ना? पर्यावरण क्या करता है? ये जितने भी अवशेष होते हैं वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। तीसरा है, यह जन्यकी और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है ना? ये हमारे जीवन का पोषण करने का कार्य करता है। फिर चौथा है, सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है ना? जैसे हमको सुंदरता कहाँ पे दिखाई देती है? पर्यावरण में ही दिखाई देती है। जैसे कोई सुंदर दृश्य होगा, है ना? नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है, इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती है ना? पर्यावरण जो है, ये सारे कार्य जो है बिना किसी व्यवधान के, यानी उसमें कोई व्यवधान ना हो, कोई उसमें परेशानी ना हो, ये तभी कर पाता है जब वह इस कार्य करने की उसकी धारण क्षमता की सीमा में है ना? मतलब वो ये कार्य कर सकता है, तब वो यह कार्य कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है ना? मतलब क्या होता है? संसाधन जो है, हमारे पास तो संसाधन सीमित है, तो हमें सीमित संसाधन में ही पर्यावरण क्या करता है? कार्य करता है। अब आगे ना, जो तीसरा कार्य जो है पर्यावरण का, कौन सा वाला? तीसरा, पोषण करना, जीवन का पोषण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसका, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण के, दूसरा हो गया कार्य हो गया, अब आगे का है पर्यावरण की, भारत की पर्यावरण स्थिति, है ना? अब हम इसमें नहीं, पर्यावरण के कार्य में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, है ना? जो पर्यावरण जो हमारा बिगड़ रहा है, अभी कैसे बिगड़ रहा है? हम कई तरह की
गैसों का उपयोग कर रहे हैं, है ना, अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है ना, पर्यावरण का अपक्षय हो रहा है इसमें। तो उस पर्यावरण के अपक्षय के अंतर्गत हम देख रहे हैं ओजोन अपक्षय। आप जानते होंगे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ओजोन अपक्षय क्या है। एक बार हम उसको और रिवाइज कर देते हैं कि ओजोन अपक्षय क्या है। ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है ना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो क्या बोलते हैं वायुमंडल है, उसमें एक समताप मंडल है, उसमें ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसी को हम ओजोन अपक्षय कहते हैं। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर है। मतलब ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो गैसें होती हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण में उपस्थित हो जाती हैं। इन यौगिकों के मूल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आपने नाम सुना होगा CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा करने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको बोलते हैं यूवी रेस, है ना, या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो ये किरणें सीधे पृथ्वी पे आ जाएंगी और जीवों को इससे नुकसान होगा। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्य की में त्वचा का कैंसर हो जाता है। ये जो किरणें अगर हमारे शरीर में पड़े तो हमारे को त्वचा का कैंसर होता है। यह पाद पल्लव ना फोटो प्लैंकटन के उत्पादन को कम कर देती है और जलीय जीवों को प्रभावित करती है। यह स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करती है ना। स्थलीय पौधे जो पौधे उनको भी ये प्रभावित करती चली जाती है। फिर ओजोन में कमी विश्व भर में है ना, ओजोन का क्या है, ओजोन कम होते जा रही, तो ये चिंता का विषय है, सारे विश्व में चिंता का विषय है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा है। इसके तहत हम क्या करते हैं, CFC जो गैस है, यौगिक गैस के यौगिक तथा अन्य ओजोन अपक्षय रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये ओजोन अपक्षय कम होगा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिक्टोक्लोरोथेन जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइन यौगिक हैं जिन्हें हेलोजन भी कहा जाता है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ओजोन अपक्षय कम होगा। तो इस तरह से आपने समझा कि ओजोन अपक्षय क्या है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे भारत की पर्यावरण स्थिति, है ना, हमारे भारत की पर्यावरण की स्थिति क्या है। आपको पता है ना, भूमि कैसी है हमारे यहाँ की, भूमि उच्च गुणवत्ता, है ना, उच्च गुणवत्ता वाली है। यहाँ पे बहुत सारी सैकड़ों नदियां, उपनदियां, हरे भरे वन हैं, भूमि की सतह के नीचे बहुत मात्रा में उपलब्ध है ना। फिर क्या है, खनिज पदार्थ है, हिंद महासागर, ये असागर लिखा है, आप महासागर लिखा ना, हिंद महासागर का विस्तृत यहाँ पे क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला, बहुत सारे, है ना, इस भारत में बहुत सारा पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं। अब दक्षिण के पठार में काली मिट्टी, विशेष रूप से काली मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए कैसी है, बहुत उपयुक्त है ना। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग क्या होता है, केंद्रित है। जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ कपास ज्यादा लगाए जाएंगे, और कपास ज्यादा लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कपड़ा उद्योग लगाए जाएंगे। फिर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जो गंगा का मैदान है, जो कि है ना विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्र में से एक है। उर्वर मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, और विश्व में सबसे गहन खेती घनत्व वाला यह क्षेत्र है। कौन सा, अरब सागर ना। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित है, हमारे यहाँ जो वन है का कोई समान वितरण नहीं है ना, असमान वितरण है। फिर भी अधिकांश जगह क्या है, जनसंख्या को हरियाली और उनके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान कर रहा है। कौन, हमारे भारत का पर्यावरण। हमारे देश में लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं, है ना। केवल भारत में ही, केवल भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 20% उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में, है ना, क्या है, बॉक्साइट है, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा,
कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? हमारे भारत में मिलती है। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप इन उसके सीमित प्राकृतिक संसाधन पर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। कैसा? पहला तो है, एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय है, और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र। हमारे पास साधन की क्या है? साधन संपन्नता तो बहुत है ना? तो इस कारण क्या हो रहा है? औद्योगिक क्षेत्र क्या है? बहुत सारे हम लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में कौन कौन सी है? आपको मालूम होगा। पहले वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा का क्षरण हो रहा है, वन्य का कटाव हो रहा है, और वन्य जीव की विलुप्ति होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे क्या कर रहे हैं? हम औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। अब इनमें से प्रमुख है भूमि अपक्षय। हमारी भूमियों का अपक्षय हो रहा है, जैविक विविधता को हानि हो रही है, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण हो रहे हैं, ताजे पानी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, और ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रबंधन, है ना? तो भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा के रूपों में हो रहा है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुप्रयोग, है ना, या प्रबंधन कार्यप्रणाली का प्रमाण है। अब भूमि के अपक्षय के लिए हम क्या क्या उत्तरदायी हैं? भूमि हमारी जो अपक्षय, उसके लिए कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति को हानि हो रही है। फिर अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण किया जाता है, खेती बाड़ी हो रही है, वन भूमि का अतिक्रमण कर लिया जा रहा है ना? वन की भूमि को क्या कर रहे हैं? मकान बनाए जा रहे हैं, वनों में आग और अत्यधिक चराई की जा रही है, भूमि संरक्षण हेतु समुचित उपाय को न अपनाया जा रहा है ना? जो उपाय होते हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। अब हम भूमि का संरक्षण करने के लिए उपाय करेंगे, तो वो उपाय हमको करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो उपाय अभी नहीं कर रहे हैं। फिर कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग। हम अपने क्या कर रहे हैं? खेतों में कृषि रसायन को बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, है ना? रासायनिक खाद के रूप में, और कैसे? कीटनाशक के रूप में। फिर सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन। हम सिंचाई व्यवस्था का नियोजन नहीं कर पा रहे हैं ना? अविवेकपूर्ण प्रबंधन है, हम अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं कर रहे हैं। भूमि का जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण कर ले रहे हैं। भूमि जल का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। फिर संसाधनों के निर्बाध उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। आपने देखा होगा हमारा देश कैसा कृषि प्रधान देश है, और हम लोग क्या है? कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो ये हमारा क्या है? हमारे भारत के पर्यावरण की स्थिति है ना, जो कैसी है? आपने सुना कि बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनका सही तरह से विदोहन नहीं कर पा रहे हैं। अब मृदा क्षरण के अनुमान, है ना, अनुमान यहाँ जो लगाया गया है वो ये है कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण जो होता है वो 5.3 बिलियन, यानी 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा हमारे क्या है? भूमि का क्षरण हो रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वाहनों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। फिर कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव, है ना, उद्योग बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण भी क्या होता है? वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर क्योंकि वायु क्या होता है? जो पावर संयंत्र लगाए जाते हैं उद्योगों में, उससे क्या होती है? जो वायु निकलती है वो कैसी होती है? प्रदूषित होती है। साथ ही क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण के कारण, है ना, मोटर, अब ये देखिए वायु प्रदूषण में क्या है? मोटर वाहनों की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है ना? फिर इनसे पहले तो 1951 में 3 लाख थी, है ना, 3 लाख थी, उससे बढ़कर फिर 2003 में 67 करोड़ हो गई। फिर 2003 के बाद क्या हो गया? 2 पहिया वाहन और कार बहुत ज्यादा ये संख्या में बढ़ते गए, जिसके कारण क्या हुआ? वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। अब ये वायु पर ये अपने प्रदूषण, है ना, फिर वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या किया गया? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना, इसकी स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया गया?
उद्योगों पर, है ना, उद्योगों को से निकलने वाले धुओं को क्या किया गया, उसका उपचार किया गया, जिससे क्या हो, वायु प्रदूषण कम मात्रा में हो। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा पॉइंट है धारणी विकास का अर्थ, है ना। अब ये पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब धारणी विकास, अब धारणी विकास का क्या है अर्थ। धारणी विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य, है ना, उसको उद्देश्य लिखना, उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए जो वर्तमान पीढ़ी है और भावी पीढ़ी है, यानी हम वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी, दोनों के जीवन की गुणवत्ता को कायम करना है। मतलब हमको ऐसा विकास करना है जिससे जो वर्तमान पीढ़ी है उसे भी नुकसान ना हो और जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी नुकसान ना हो। इसको बोलते हैं धारणी विकास, है ना। फिर हम दोनों क्या है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है ना। अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, पर्यावरण पर, पर्यावरण किससे है, अर्थव्यवस्था पर है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा। मतलब हमको ऐसा विकास नहीं करना है जो इससे पर्यावरण का विनाश हो जाए, है ना। हमें ऐसा विकास करना है जो क्या करना है, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करे। फिर धारणी विकास की अवधारणा पर, है ना, जो धारणी विकास जो किया गया उसकी अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको बोलते हैं UNCED, है ना, जो सम्मेलन ने क्या बल दिया है कि जिसने इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया। उन्होंने क्या बताया, धारणी विकास का अर्थ ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता का समझौता किया बिना पूरा करे, है ना। तो इसमें हम आप देख रहे हैं दो चीज है इसमें, है इस परिभाषा में, आवश्यकता और भावी पीढ़ी, ये दो महत्वपूर्ण अवधारणा है ना। हमारी आवश्यकता को तो पूरा करना है लेकिन हमको भावी पीढ़ी की वो भी ध्यान में रखना है। इस परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध किससे है, संसाधनों के वितरण से है ना। इस सम्मेलन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसने उपयुक्त ये परिभाषा दी है। धारणी विकास की व्याख्या कैसे की है, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की गई है। तो हमें धारणी विकास किस तरह से करना है कि भावी पीढ़ी को नुकसान ना हो और वर्तमान पीढ़ी का भी काम चल जाए। हम इसको और एक अधिक स्पष्ट शब्दों में बता सकते हैं कि धारणी विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, यानी हमको उनको अच्छा जीवन देना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। यानी सारी चीजें हमारे को कैसे होना चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। इसके लिए एक विख्यात पर्यावरणवादी है हरमन डेली, है ना। उनके अनुसार धारणी विकास की प्राप्ति के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं, निम्न आवश्यकताएं, उनमें से हम बताते हैं थोड़ी। पहला है मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना चाहिए, यानी हमको जनसंख्या को कैसा करना है, सीमित करना है। प्रौद्योगिक प्रगति कर आगत निपुण हो, न कि आगत उपयोगी हो, यानी प्रौद्योगिक प्रगति करना है। फिर नवीनीकरण संसाधनों का निष्कर्षण धारणी आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो। फिर गैर नवीनीकरण संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्पर्धाओं से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, धारणी विकास करना पड़ेगा। अब आगे हम आते हैं धारणी विकास की रणनीतियां। अब देखिए धारणी विकास की रणनीतियां क्या है। पहला है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, है ना। ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है, आप जानते हो हमको भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है ना। हमारा भारत देश में इन पे हम बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं
जो क्या करती है, एक ग्रीन हाउस गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख निकलती है, जिसका उचित उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संगठनों के प्रदूषण का कारण हो जाती है ना। तो हमको क्या करना है, ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है इनका उपयोग कैसा करना है ना, कम करना है ना। इसके पारंपरिक उपयोगों को ज्यादा करना है, गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग कम करना है और पारंपरिक स्रोतों का उपयोग ज्यादा करना है। फिर दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी एवं गोबर गैस का उपयोग। हमने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, आपने गांव में लोग क्या करते हैं, तो कंडा जला लेते हैं है ना, गोबर लकड़ी 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 जलाते हैं, उपले बनाते हैं गोबर के। इन सब चीजों का उपयोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में ज्यादा करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, वन का विनाश करते हैं ना, वन को काटते हैं। हरित क्षेत्र में इससे कमी आ जाती है। मवेशियों के गोबर का उपयोग करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। वायु प्रदूषण होने से क्या होता है ना, वायु प्रदूषण हो जाता है तो गैस बहुत ज्यादा गैस निकलने लगती है ना, वायु प्रदूषण कर देती है। फिर इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस आपने देखा होगा, वह प्रदान की जा रही है। गांव गांव में ये गैस दी जाती है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गांवों में गोबर बहुत मात्रा में मिलता है। तो वहां पे लोगों को बताया जा रहा है कि आप गोबर गैस का प्रयोग करें, है ना। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, आसान सा ऋण और सहायकी देकर उपलब्ध कर रही है। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है ना, यह एक अच्छा ईंधन है। इससे क्या होता है, प्रदूषण भी काफी हद तक कम होता है और ऊर्जा का भी अपव्यय भी न्यूनतम होता है। फिर गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए इसमें गोबर डाला जाता है। आपको मालूम होगा, गोबर डालते हैं, उससे क्या होती है, गैस का उत्पादन होता है और इस गैस को हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। और जो बच जाता है वह एक बहुत अच्छा जैविक उर्वरक बन जाता है, यानी जो बचा हुआ गोबर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खाद बना देते हैं। अब इसमें तीसरा, शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब की प्रकृति, है ना, उच्च दाब प्राकृतिक गैस है, वो प्रकृति लिखा है, प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग। तो हमें क्या है, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी गैस हम बोलते हैं, इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, ताकि वायु प्रदूषण जो है कम हो सके, है ना। और वहां पे ये कम भी पिछले कुछ वर्षों में वहां की हवा जो स्वच्छ हुई है, ये कम हुआ है। अब इसके लिए, है ना, फिर है इसमें वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग। हमारे देश में जिन क्षेत्रों में हवा की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, वहां पर पवन चक्की लगाई जाती है। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, पवन चक्कियां, जिससे हम क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, है ना, बिजली प्राप्त होती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते जाते हैं इसमें और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं कि इसमें क्या है, प्रारंभिक व्यय बहुत है। शुरू में इसमें व्यय बहुत, खर्चा बहुत होता है, लेकिन बाद में इसके लाभ बहुत ज्यादा है ना। इसकी लागत को हम निकाल सकते हैं, पहले लागत ज्यादा लगती है, लेकिन इसका उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर है सौर ऊर्जा, आपने देखा होगा सौर ऊर्जा का उपयोग, है ना, ज्यादा मात्रा में किया जाता है। प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य की किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है ना। हम इसका उपयोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थ और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। हम धूप में सुखाते हैं कि नहीं, है ना, इन चीजों को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। आपको पता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। वो किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है ना। अब ये क्या है, ऊर्जा, है ना, जो हमको प्राप्त होती है। फिर सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल, एक फोटोवोल्टिक सेल होता है, सेल होते हैं, इनकी मदद से हम इसको बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी जगह के लिए उपयोगी होती है जहां पर ग्रिड या जो तार होते हैं, तारों द्वारा विद्युत पूर्ति संभव नहीं होती। अगर जहां पर बिजली हम नहीं पहुंचा सकते तार लगा लगा के, वहां के लिए क्या करते हैं, हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना।
फिर यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण पूर्णतः मुक्त होती है, यानी ये जो सौर ऊर्जा है इसमें प्रदूषण बिल्कुल तरह नहीं होता है। आखिरी है अपना इसमें नहीं, इसमें फिर आगे नेक्स्ट है लघु जली प्लांट। अब ये लघु जली प्लांट क्या होता है, जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, है ना, वहाँ सब जगह पर हमको झरने मिलते हैं। आपने देखा होगा झरने रहते हैं, झरने मतलब जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं, कुछ झरने अस्थायी होते हैं, कुछ स्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। प्लांट लगाए जाते हैं और इन झरने जो है ना, झरने गिरते हैं, इनसे छोटी टरबाइन चलते जाती है। इस तरह से क्या करते हैं, हम लघु जली प्लांट का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे हम पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं, है ना। आपको पता है पारंपरिक ज्ञान का उपयोग क्या होता है। फिर जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग, आप जानते होंगे हम जैविक कंपोस्ट खाद बना के क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं, है ना। जैविक कंपोस्ट में आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, कूड़ा करकट जो राचा हमारे भूमि का होता है, उस कूड़ा करकट को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं और उससे जैविक कंपोस्ट खाद बनाते हैं। फिर है जैविक कीट नियंत्रण, है ना। हमको जैविक कीट नियंत्रण, हरित क्रांति के बाद से क्या हुआ है, अधिक उत्पाद हमारे देश में हुए हैं, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। इससे क्या हुआ, हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया है। भोज्य पदार्थ दूषित हो गए हैं, मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल, ये सब कीटनाशकों के कारण प्रभाव क्या हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग करना है और हमारी पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया अपना चैप्टर। चलिए अब गृह कार्य देख लीजिए, है ना। ये प्रश्न आप लोग सब बच्चे नोट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न एक बार और रिपीट कर दे रही हूं मैं, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न दूसरा लिखिए, पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं। प्रश्न दूसरा, पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं। प्रश्न तीसरा, ओजोन अपक्षय क्या है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न तीसरा, ओजोन अपक्षय क्या है। प्रश्न चौथा, धारणी विकास क्या है। प्रश्न चौथा, धारणी विकास क्या है। प्रश्न पांचवा, धारणी विकास की कोई, यहाँ काई लिखा हुआ है, आप उसको लिखेंगे कोई 5 रणनीतियां लिखिए ना। धारणी विकास की कोई 5 रणनीतियां, हमने आपको बहुत सारी रणनीतियां बताई, उनमें से जो 5 आपको सरल लगती हो वो अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।